हेलो डियर स्टूडेंट्स। मेरा नाम अनिल कुमार श्रीवास्तव है। आज मैं भारत बांग्लादेश के बीच हो रहे तनातनी पर एक वीडियो बनाने जा रहा हूं। आप सभी लोगों को पता होगा कि 17वीं सदी में प्लासी युद्ध के बाद जो 1657 में हुआ था सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच, और उसके बाद से 1764 में 18वीं सदी का 1757 और 1764 के बाद भारत में अंग्रेजों की पैठ शुरू हो गई थी। उसके बाद से बंगाल में, जिसे अंग्रेज कामधेनु के नाम से पुकारा करते थे, 1772 में वारेन हेस्टिंग्स आया था। 1757 की बात मैं कर रहा हूँ, 1657 नहीं, 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था। 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था और उसमें मीर कासिम पहली बार बंगाल का नवाब जो है वह अपने लोगों के धोखेबाजी कारण फंस गया था। और उसने जैसा किया था सिराजुद्दौला के साथ, वही उसके साथ भी हुआ। इसी के बाद मीर जाफर और जयचंद जैसे लोगों का नाम कुख्यात हुआ भारतीय इतिहास में। इसके बाद 1825 में यानदबू समझौता हुआ था, जिसके तहत म्यांमार को धीरे धीरे अपने बस में अंग्रेजों ने करना शुरू कर दिया था। यानदबू संधि के नाम से ट्रीटी ऑफ यानदबू के नाम से जाना जाता, 1825 में हुआ था। इसके बाद धीरे धीरे म्यांमार के यानी बर्मा उस समय नाम से 1988 में म्यांमार नाम पड़ा। उसके पहले तो बर्मा के नाम से ही जाना जाता था। तो उसके अधिकांश भाग पर अंग्रेजों का कब्जा होने लगा। ठीक वैसे जैसे धीरे धीरे अंग्रेजों ने बंगाल से धीरे धीरे करके पूरे भारत पर कब्जा कर लिया। आपको बता दें 1764 में बक्सर युद्ध के बाद पहली बार जो है इलाहाबाद की संधि हुई, और उसमें शाह आलम द्वितीय से 25 लाख रुपया उसको पेंशन दे करके पहली बार अंग्रेजों ने मुगल साम्राज्य को अपने अधीन ला दिया था। दूसरे शब्दों में पहली बार इतिहास में ऐसा हुआ कि मुगल सम्राट अंग्रेजों के अधीन आ गया था, और उसे पेंशन दे करके पीठ ठोक करके अंग्रेजों ने कहा कि बेटा तुम केवल आंतरिक प्रशासन का काम देखो, शेष काम हम जैसे कहेंगे वैसे करते रहना, ठीक है। दूसरे शब्दों में शाह आलम द्वितीय भले ही मुगल सम्राट तो था, लेकिन वह अंग्रेजों का के कृपा पात्र बन गया था। इसके बाद से 1772 में वारेन हेस्टिंग्स ने बंगाल में अपनी सत्ता स्थापित की, और रेगुलेटिंग एक्ट के बाद धीरे धीरे वह वहां का गवर्नर जनरल बन गया। उसके बाद से वहां लॉर्ड कॉर्नवालिस आया 1786 में, और उसने जो जो किया उसको वो एक इतिहास है। इस प्रकार से चीजें चलती रहीं। पहली बार लॉर्ड एम हर्स्ट ने 1826-27 में शेष लोगों के साथ या मुगल सम्राट के साथ बराबरी के दर्जे पर बात किया। और उसके बाद से 1828 में जब यहाँ विलियम बेंटिक आए, जो कि व्हिग दल के विचारों से प्रभावित थे, तो उसके बाद से पूरी तस्वीर बदल गई। 1813 में लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय भारत के अधिकांश भाग पर अंग्रेजों का कब्जा हो गया था और अंग्रेजी प्रांत बना दिए गए थे। दूसरे शब्दों में अंग्रेजों ने धीरे धीरे करके भारत और म्यांमार पर अपना शिकंजा कसना शुरू कर दिया था। बांग्लादेश और पाकिस्तान उस समय भारत के हिस्सा हुआ करते थे। एक्चुअली बांग्लादेश तो पाकिस्तान से अलग हुआ था, वह ईस्ट पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। तो इस प्रकार से यानदबू की संधि से आप कह सकते हैं कि म्यांमार, जो कि बर्मा के नाम से उस समय जाना जाता था, पर धीरे धीरे अंग्रेजों ने कब्जा करना शुरू कर दिया। और आज़ादी, भारत को जब आज़ादी मिली 1947 में, उसके बाद तक बर्मा पर कब्जा था अंग्रेजों का। उसके बाद अंग्रेजों ने उसके छोड़ा था, यानी 1948 में उसे खाली किया था। मोटे तौर पर आप कह सकते हैं कि भारतीय रिजर्व बैंक बर्मा, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश सबका काम देखता था। यानी उस समय जब पाकिस्तान अलग बना, बांग्लादेश 1971 में बना, लेकिन उसके पहले वो पाकिस्तान का हिस्सा था। तो आप कह सकते हैं कि भारतीय रिजर्व बैंक जो 1934 में स्थापित हुई थी, उसने
पाकिस्तान और बर्मा दोनों का काम देखना शुरू किया था। एकमात्र सेंट्रल बैंक है जो 3-3 देशों का काम देखा करती थी, क्योंकि पाकिस्तान तो 1947 में ही बन गया था। खैर, तो अब हम आते हैं, तो भारत के पड़ोस में अधिकांश देशों में सत्ता परिवर्तन हो गया। जैसे मालदीव में मोइजू, डॉक्टर मोहम्मद मोइजू आ गए, ये आउट इंडिया कैंपेन पर आए थे। श्रीलंका में भी तख्ता पलट हुआ और वहां गोटबाया राजपक्ष जो वहां के राष्ट्रपति थे वो पद त्याग करके भाग गए थे। शायद सिंगापुर में उन्होंने शरण लिया है और वहां जो है विद्रोही उनके पैलेस में घुस गए थे, प्रेसिडेंशियल हाउस में घुस गए थे। यही स्थिति पाकिस्तान में भी हुई थी, जब वहां अरबाज शरीफ आ गए थे प्रधानमंत्री बन के और इमरान खान की पार्टी चली गई थी सत्ता से बाहर। इसी प्रकार से बांग्लादेश में भी, बांग्लादेश में नहीं हुआ था, शेख हसीना लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनी थी, तो बांग्लादेश में सीआईए ने खुराफात किया और वहां विद्रोह करवा दिया स्टूडेंट से। उसके बाद अपदस्थ करवा दिया शेख हसीना को। शेख हसीना वहां से भाग करके भारत में आई और यहाँ हिंडन एयरबेस पर उन्होंने शरण ले रखा है, जो कि नोएडा के पास पड़ता है। खैर, मोहम्मद यूनुस इस समय वहां कार्यवाहक प्रधानमंत्री, जो कि चीफ एडवाइजर हैं सरकार के, वही उसका काम देख रहे हैं। भारत को बहुत उकसा रहे हैं सैन्य युद्ध के लिए, अपने लोगों को तैयार, अपने सेना को तैयार रहने का भी निर्देश उन्होंने दिया है और सीमा पर कई लड़ाकू विमान और उपकरण को भी स्थापित करा दिया है। लेकिन भारत में नरेंद्र मोदी बहुत ही कूल हेडेड होकर सोचते हैं कि भाई ये सही है कि वहाँ हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार जबरदस्त हो रहा है, और मोहम्मद यूनुस की सरकार ने तो काफी लंबे समय तक इसको स्वीकार भी नहीं किया था। बाद में स्वीकार किया कि 22 ऐसी घटनाएं हुई हैं जिसमें हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार हुए हैं, लेकिन अत्याचार को स्पेसिफाई नहीं किया था उन्होंने कि मर्डर हुआ है, कि रेप हुआ है, कि घर जलाए गए हैं, क्या किया है। ज्यादातर उन्होंने मतलब फिजिकल हिंसा को अवॉइड ही किया है। ज्यादातर केसेज में उन्होंने यही कहा है कि भाई ज्यादातर मामलों में नॉर्मली जो हिंसा हुई है उस पर हम लोग सख्त कदम उठा रहे हैं। जान माल की क्षति की बात उन्होंने नहीं कही है, उन्होंने केवल ऐसे सामान्य हिंसा की बात कहा है, माने स्पेसिफाई नहीं किया। इस बीच बांग्लादेश और म्यांमार की सीमा, जो कि राखाइन प्रांत से लगती है, वहां अराकान आर्मी लगातार हमले बोल रही है और भारत इस चीज को देख रहा है। कहा यह जा रहा है कि अराकान आर्मी ने कई चौकियों पर कब्जा भी कर लिया है म्यांमार, उसमें बांग्लादेश में। और अराकान आर्मी में अधिकांश लोग बौद्ध मत के समर्थक हैं। ये लोग रोहिंग्याओं के विरुद्ध भी राखाइन प्रांत में अभियान चलाते रहे हैं और उन्होंने ही बांग्लादेश में सीमा पर काफी कोहराम मचा रखा है। ठीक वैसे जैसे तहरीके तालिबान पाकिस्तान में जो वजीरिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा, जहां से इमरान खान आते हैं, की सीमा जो लगती है अफगानिस्तान से, वहां अफगानिस्तान में जो तालिबान शासन है उसका शह पा करके तहरीके तालिबान पाकिस्तान, जो कि पाकिस्तानी सेना और पाकिस्तानी हुक्मरानों से नफरत करती है, उसने कई चौकियों पर कब्जा भी कर लिया है, पाकिस्तानी सेना के कई जवानों को मार भी दिया है। तो कहा यह जा रहा है, हम लोग म्यांमार और बांग्लादेश पर आ जाते हैं। कहा यह जा रहा है म्यांमार की जो अराकान आर्मी है वह बांग्लादेश के रोके नहीं रुकती है और बांग्लादेश में फिर स्टूडेंट सड़कों पर उतर गए हैं मोहम्मद यूनुस के सरकार के खिलाफ। तो संभव है कि नरेंद्र मोदी उस वक्त का इंतजार कर रहे होंगे जब शेख हसीना को वहां भेजा जाए। हो सकता है उनकी सुरक्षा में भारतीय सेना की एक टुकड़ी को भेजा जाए जो उनकी सुरक्षा करेगी, उनके आवास की सुरक्षा करेगी, और इस प्रकार से धीरे धीरे बांग्लादेश में भारत कंट्रोल करेगा। वैसे भी 20 को सुना ये जा रहा है कि एक दिन पहले भी हो सकता है। वैसे 20 तो निर्धारित डेट ही है। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका में आ जाएंगे, रिपब्लिकन पार्टी का शासन वहां शुरू हो जाएगा, क्योंकि वो राष्ट्रपति तो कमला हैरिस को हरा करके बहुत पहले ही चुन लिए गए थे। तो जो कुछ भी बांग्लादेश में हुआ था वो जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के इशारे पर हुआ था, उनके
सरकारी संस्थाओं और एजेंसियों जिनको डीप स्टेट कहा जाता है उनके इशारे पर हुआ था। CIA के खुराफात माना जाता है इसको। ठीक है, पहले हम लोग समझ रहे थे कि चीन का इसमें हाथ होगा, लेकिन चीन का इसमें हाथ नहीं, अमेरिका का ही हाथ है। तो डोनाल्ड ट्रंप ने चुनावी प्रचार में अपने कह भी रखा है कि वो हिंदुओं की पूरी रक्षा करेंगे। तो बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों में केवल हिंदू ही नहीं आते, वहाँ सिख और ईसाई भी आते हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप तो निश्चित रूप से कुछ करेंगे ही। उनके आने के बाद चीजें किस तरह से बदलेंगी इसको लेकर के मोहम्मद यूनुस के चेहरे पर चिंता की लकीरें अभी से देखी जा सकती हैं। वो अभी से चिंतित हैं कि भाई डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद क्या होगा। अमेरिका का समर्थन तो समाप्त हो जाएगा। लगता है नरेंद्र मोदी इसी सही वक्त का इंतजार कर रहे हैं, जब अमेरिका का समर्थन समाप्त हो जाएगा तब बांग्लादेश में कुछ करेंगे नरेंद्र मोदी। वैसे सैन्य ऑपरेशन तो लास्ट रिजॉर्ट है, अंतिम विकल्प है। दूसरे शब्दों में नरेंद्र मोदी ये जानते हैं कि भाई भारतीय सेना फतह तो हासिल कर लेगी बांग्लादेश में, लेकिन बांग्लादेश जिसको भारत ने 1971 में बनाया था, अब वही भारत बांग्लादेश में एक सिरफिरे के विरुद्ध सेना उतारे तो ये अच्छा नहीं लगता है। इससे दूसरे देश के आंतरिक मामलों में दखल भी माना जाएगा, और ये माना जाएगा कि भारत भी लैंब चुन करके, मेमना चुन करके उस पर आक्रमण करता है, शेर पर नहीं करता, यानी पाकिस्तान पर नहीं करता, बांग्लादेश पर करता है। तो भारत ये नहीं, ये दोषारोपण लेकर के नहीं जीना चाहता। भारत चाहता है कि डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद भी स्थितियों को ऐसे बदला जाए जिससे वहाँ के स्टूडेंट वहाँ की सरकार के विरुद्ध हो जाए, मोहम्मद यूनुस सरकार के विरुद्ध हो जाएं, और वही शेख हसीना को इनवाइट करें, जिससे कि शेख हसीना वहाँ जाएं और स्थिति को नियंत्रण में रखें। जमीयत इस्लामी और बेगम खालिदा जिया के नेतृत्व वाले बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी BNP ये कमजोर पड़ जाएं और मोहम्मद यूनुस भी कमजोर पड़ जाए। उसके बाद अवामी लीग वहाँ मजबूती से उभरे और शेख हसीना को उस समय भेजा जाए। तो देखना होगा आने वाले समय में क्या होता है। जैसा होगा वैसा आपको बताया जाएगा। धन्यवाद।